पाकिस्तान के जितने भी न्यूज़ चैनल हैं और सोशल मीडिया, वहाँ जा कर के लोगों को आप सुने तो ऐसा लगता है कि शेखी बघारने वालों और शेख चिल्लियों की भरमार सी। जिसको देखिए वही कह रहा है कि अगर हिंदुस्तान ने हिमाकत की, युद्ध की, तो ईंट से ईंट बजा देंगे, हिंदुस्तान को नाको चने चबवा देंगे, हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, वगैरह वगैरह। समूचे घर में अंधेरा और नाम पंचलैट सी। यही समझ है सारे पाकिस्तानियों की। एक दो लोग जो समझदारी भरा काम कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, नजम सेठी साहब की तरह, जो कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में अगर युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ होगा, लेकिन हिंदुस्तान बहुत मजबूत और बड़ा देश है, उसको नुकसान अधिक नहीं होगा, पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ जाएगा। और यह बात पाकिस्तान की सरकार समझे या ना समझे, पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई को पता होगा। अब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की जो नकेल कसी इंडस वाटर ट्रीटी को फिलहाल रद्द करके, उसका जवाब पाकिस्तान की सरकार क्या दे रही है कि हमने शिमला एग्रीमेंट से अपने आप को बाहर कर लिया है, शिमला एग्रीमेंट हम नहीं मान रहे। मत मानो, गांव में किसी जमाने में कोई कुआं हुआ करता था, वो सूख गया, उसका पानी अब है नहीं, आसपास की जमीन ऊसर हो गई, और तुम कहते हो कि उस कुएं का पानी हम नहीं देंगे। निपट बेवकूफी भरी बात है ये। पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट से बाहर होने की जो बात कह रहा है, उसका मतलब क्या है, यह मैं आपके सामने शेयर करूं उससे पहले हिंदुस्तान ने जिस तरीके से नकेल कसी है, आगे सरकार का फैसला क्या होता है और कोई फौजी विकल्प सरकार अख्तियार करती है कि नहीं करती, ये बात का मामला है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में खलबली है, बेचैनी है, खदबदाहट है, और उसका कारण यह है कि आपने पानी रोका है। सही समय है। अगर ये मानसून का सीजन होता तो जो पानी आ रहा होता, उस पानी को रोकने का बंदोबस्त हमारे पास नहीं है, लेकिन अभी तो हम अपने कोटे का पानी रोक लेते हैं तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। मैंने इस पर थोड़ी बहुत चर्चा कल की थी, लेकिन आज मैं थोड़ा तफसील से इस बारे में चर्चा करना चाहता हूं, और फिर हम लोग शिमला एग्रीमेंट पर आएंगे कि शिमला एग्रीमेंट का हवाला पाकिस्तान बार बार दे रहा है, उसका मतलब क्या है। दरअसल जो 6 नदियां पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के इलाके से निकलते हुए और फिर कश्मीर पंजाब से होकर के पाकिस्तान में जाती हैं, उनमें सिंधु, झेलम और चनाब, इन 3 नदियों को हम पश्चिमी हिस्से की नदियां कहते हैं, और इन तीनों पर पानी का अधिकार पाकिस्तान का है। 135 MAF मीट्रिक एकड़ फीट, यानी कि साल भर में अगर 1350 एकड़ जमीन है तो 1 फीट पानी उसमें भर जाएगा। इतना फ्लो होता है इन तीनों नदियों का पानी का। तो 135 मीट्रिक एकड़ फीट पानी जो पाकिस्तान में जाता है, इसमें 33 मीट्रिक एकड़ फीट पर हिंदुस्तान की हिस्सेदारी बनती है। लेकिन इसमें से भी सिर्फ हम 80% पानी ही इस्तेमाल कर पाते हैं। जो रावी का 2 MAF पानी है और सतलुज व्यास का लगभग 5.5 MAF, ये 7.5 मीट्रिक एकड़ फीट पानी पाकिस्तान चला जाता है, जिसका इस्तेमाल हिंदुस्तान को करना चाहिए, लेकिन हमने उसका इंतजाम किया ही नहीं कि हम पानी कैसे यहां इस्तेमाल करें। इसलिए हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान जाता है। अब जब वो पानी रोकते हैं, जो बंदोबस्त अभी आपके पास है और ये जो मौसम है, इसको मद्देनजर रखते हुए भारत का अधिकार क्या है कि जो जितना भी रन ऑफ द रिवर बहता हुआ पानी है, उसके ऊपर वो परियोजनाएं बना सकता है। जैसे बगलिहार डैम लगभग 7 लाख एकड़ इलाके में सिंचाई कर सकता है हिंदुस्तान, और आज की तारीख में वो अधिक से अधिक 3.5 या 3.6 प्रिसाइजली MAF तक पानी स्टोर कर सकता है। इसको आप कंट्रोल फ्लो कह सकते हैं कि ये पानी हमने रोका। अब इंडस वाटर ट्रीटी कहती है कि भारत जम्मू कश्मीर लद्दाख के पूरे इलाके में लगभग 13,40,000 एकड़ जमीन की सिंचाई कर सकता है, मगर अभी हम जो सिंचाई करते हैं वो 6,42,000 एकड़ में करते हैं, यानी कि लगभग 7 लाख एकड़ और जमीन की सिंचाई हम कर सकते हैं। उस पानी पर अधिकार हमारे पास है, अभी उसकी जरूरत शायद हमें नहीं हुआ। लेकिन इन आंकड़ों से समझ यही आता है कि पाकिस्तान
जो पानी सिंधु झेलम चेनाब का जाता है, जिसकी सालाना जो मात्रा है औसतन 135 एमएफ की, मीट्रिक एकड़ फीट की, उसमें से हम फिलहाल 3.6 एमएफ ही रोक सकते हैं और उतना भी नहीं रोक रहे हैं। अगर हमने उतना रोक लिया तो पाकिस्तान में आज की तारीख में जो पानी की जरूरत है उसकी कमी भयानक होगी। पूरे जम्मू कश्मीर के इलाके में हमारे पास स्टोरेज की क्षमता वैसी नहीं है, लेकिन अभी चूंकि नदी में पानी कम है, फ्लो कम है, हमारे पास रोकने की जितनी क्षमता है उतना हम पानी को रोक लेते हैं तो पाकिस्तान के शहरों में रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद जो पानी पीने की जरूरत है, खेतों में सिंचाई की जरूरत है या फिर दूसरी जरूरतों के लिए पानी मांगा जाता है, उन सब के लिए पाकिस्तान तरस जाएगा। इन तीनों नदियों के ऊपर अगर हिंदुस्तान ने आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लिया तो पाकिस्तान की नकेल कसना, उसको घुटनों के बल लाना और आसान हो जाएगा। लेकिन अभी ही वहां हालात बिगड़ सकते हैं, इस बात का संकेत मिलने लगा है। पंजाब और सिंध ये दो जो सूबे हैं, वहां एक नहर परियोजना है। उस परियोजना का पानी पंजाब को कितना मिले, सिंध को कितना मिले, यह मसला ही वहां लफड़े का है। और चूंकि पंजाब में नवाज शरीफ की जो पार्टी है PMLN, उसकी हुकूमत है या फिर उसका वहां दबदबा ज्यादा है, ठीक वैसे ही जैसे सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का PPP का है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के हिस्से के लिए लड़ती है और नवाज शरीफ का दल जो है वो पंजाब के हिस्से के पानी के लिए लड़ता है। और चूंकि अभी शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच मीटिंग हुई तो हुआ कि फिलहाल नहर परियोजना को रोक लेते हैं और इसका जश्न जो सिंध सूबा है, सिंध सूबे में मनाया जा रहा है। अब मैं आता हूं कि पाकिस्तान इसके एवज में, इसके बदले में हिंदुस्तान को जो त्योरियां दिखा रहा है या जो कह रहा है कि हम शिमला एग्रीमेंट से बाहर आ जाएंगे, क्या है ये? जब 1971 में बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हुई, पूर्वी पाकिस्तान तब बांग्लादेश कहा जाता था, और वहां पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया, घुटने टेके। 93,000 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान के हिंदुस्तान के कब्जे में थे। तब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बातचीत करने के लिए जुल्फिकार अली भुट्टो, उस समय वो राष्ट्रपति हुआ करते थे, बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, वो अपनी बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ शिमला आए थे। और शिमला में दोनों नेताओं के बीच में एक समझौता हुआ। समझौता ये था कि हम आपको आपके सैनिक और जो हमने जमीन आपके अपने कब्जे में ले रखी है वो आपको लौटा देते हैं, और आगे से दोनों देशों के बीच में जितने भी मुद्दे होंगे वो बाइलेटरल होंगे और वो आपस में मिल बैठ करके बातचीत के जरिए ही सुलझाए जाएंगे। इससे हुआ बस इतना कि कश्मीर और इस तरह के दूसरे हिस्सों को, दूसरे मसलों को लेकर के दुनिया के अलग अलग मंचों पर, खास करके संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान जो जाया करता था वो रास्ता बंद कर दिया गया। अब हुआ कि तुमको जो रोना रोना है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों बैठेंगे और देखेंगे क्या रास्ता निकल सकता है, मुनासिब चर्चा होगी। अब वो बात गई 1971 और 2024 के बीच में 5 दशक निकल गए। हिंदुस्तान दुनिया के ताकतवर देशों में खड़ा है, 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था है, 4थी मजबूत आर्मी है और 140 करोड़ का देश है। उसको किसी की जरूरत नहीं है किसी मंच पर जाने, किसी पंचायत में बैठने और किसी की आकर के सरदारी करने की। ना तो हिंदुस्तान अपनी तरफ से हामी भरेगा और ना इसके लिए वो कहीं भी तैयार होता है। भारत की सरकार बार बार कहती है कि जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो हिंदुस्तान का है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पूरी रियासत का विलय हिंदुस्तान में राजा हरि सिंह ने किया था, और आज की तारीख में जो हिस्सा भी पाकिस्तान के पास है वो गैर कानूनी तरीके से है, वो कब्जे का है। इसलिए जब कभी कश्मीर की बात होगी तो POK की बात होगी। शिमला एग्रीमेंट से पाकिस्तान की सरकार बाहर आ भी जाती है तो क्या है, आज उसकी क्या हैसियत है? तुम LOC पर कभी भी
अपनी हरकत करने से बाज नहीं आते हो, आतंकवादियों को भारत के भीतर भेजने से बाज नहीं आते हो, आतंकवादी वारदात करवाने से चूकते नहीं हो। अभी पहलगाम में जो कुछ भी तुमने किया है दुनिया भर में उसकी थुक्का फसीहत हो रही है। भारत के भीतर भी लोग उबले हुए हैं, गुस्से से लाल हुए पड़े हैं। हिंदुस्तान तुमको सबक सिखाने के लिए तैयार है और तुमको सबक मिलेगा। ये बात भी सही है, लेकिन पाकिस्तान जिस शिमला एग्रीमेंट की बात करता है, तुम घुटनों के बल हमारे यहाँ आए, तुम्हारे सैनिक हमने दिए, तुम्हारी जमीन हमने दिए, तुमको कहा कि जब कभी तुमको जरूरत पड़ेगी हमारे पास आ जाना, तुम नहीं आते हो, क्या फर्क पड़ता है उससे। हिंदुस्तान अब डिक्टेट कराने की हालत में है और समर्थ को नहीं दोष गुसाई। यह बात हिंदुस्तान की सरकार और यहाँ की फौज को भी साबित करनी होगी। अमेरिका के खिलाफ कितने मुकदमे चलते हैं, चले, इसराइल के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा जाता है, लेकिन वो अपने देश, अपने लोगों की सुरक्षा, अपने यहाँ की बेहतरी के लिए दुनिया में कहीं भी जाकर कहर बरपाना होता है तो बरपाते हैं। उनके देश, उनके लोगों और उनकी एकता अखंडता के लिए जो भी खतरा है उसको नस्तनाबूद करते हैं। ये उसूल है और इसमें कहीं से कुछ भी गलत नहीं है। अब ये पाकिस्तान के भीतर जिन लोगों को लगता है कि वो हवाखोरी का शौक है तो चलो कुछ भी मन में आता है बोल देते हैं, कभी कभार आंकड़ों पर भी गौर किया कीजिए और समझिए कि दोनों देशों की साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डिफेंस में जितनी जरूरत आपके फाइटर जेट्स की, आर्म्स, अम्युनिशंस, मिसाइल्स, रॉकेट्स की है, उससे ही कम जरूरत उस ब्रेन की नहीं है जिस ब्रेन के जरिए ये सब ऑपरेट होते हैं। और हिंदुस्तान के जो फाइटर्स हैं, जो पायलट्स हैं, हिंदुस्तान के जो ऑफिसर्स हैं, जो फ्रंट से लीड करते हैं, वो दुनिया में बेहतरीन माने जाते हैं और किसी भी वॉर जोन में उनके मुकाबले में बेहतर कर पाना किसी भी देश के लिए आसान नहीं है। इसलिए अगर भारत की सरकार कोई ऐसा विकल्प अख्तियार करती है, कोई ऐसा रास्ता चुनती है कि पाकिस्तान को फन से मरोड़ा जाए, उसकी कमर तोड़ी जाए, तो जाहिर है इसका एहसास पाकिस्तान को होगा। वक्त के साथ किसी भी देश और उसकी ताकत का सही अंदाज अगर आपको नहीं होता है तो आप मुगालते में हैं। मुगालता ये है पाकिस्तान को कि चीन आ जाएगा, टर्की आ जाएगा, लेकिन ना चीन आएगा, ना टर्की आएगा, ना रूस आएगा, ना सऊदी अरब आएगा, ना यूएई आएगा। और यह बात पाकिस्तान के वो तमाम लोग कहते हैं जिनको राजनयिक समझ है, कूटनीतिक समझ है, इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर लोग हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान की पूछ दुनिया में नहीं है और दुनिया के तमाम मजबूत और बेहतर देश जो अव्वल हैं उनका ब्लू आइड बॉय हिंदुस्तान है। उनको हिंदुस्तान की दरकार है और हिंदुस्तान की पीठ पर उनका हाथ है। हिंदुस्तान मजबूत देश है, इसलिए पाकिस्तान युद्ध में अकेला होगा। जैसे 370 के मामले पर इमरान खान खड़ा होकर बोलते रहे कि मैं दुनिया भर में रोता बिलखता रहता हूं लेकिन मेरे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। हर देश पाकिस्तान के साथ, हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ है। ये हिंदुस्तान का मयार है, उसकी हैसियत है और यही सच्चाई है।